आज कोयला खदानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू करने के फैसले के खिलाफ झारखंड सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है, जिस पर केंद्र को 4 हफ्ते में जवाब देना है। आपको यह बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में झारखंड में कहा गया है कि केंद्र सरकार के कोयला खदानों की नीलामी से राज्य को कोई लाभ नहीं मिलेगा। कोल ब्लॉक आवंटन के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ झारखंड सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिस फैसले में केंद्र सरकार ने झारखंड कोल ब्लॉक के 9 ऐसे कोल ब्लॉक हैं जिसको शामिल करते हुए उसके आवंटन की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश जारी किया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई की। झारखंड सरकार की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंह भी अपीयर हुए थे। उन्होंने अपनी याचिका में साफ तौर से कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा लिए गए इस फैसले से राज्य सरकार पर बड़ा संकट आ सकता है और साथ ही साथ जो आवंटन है वो आवंटन जो बाजार के मूल्य हैं उसके हिसाब से नहीं मिल पाएंगे और इस पूरे फैसले से जो झारखंड की जनजाति है उस पर बड़ा असर देखने को मिलेगा। फिलहाल इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की और सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट 4 हफ्ते के बाद अपना जवाब दाखिल करेगा। उसके बाद देश की सबसे बड़ी अदालत इस पूरी याचिका पर सुनवाई करेगी। कैमरामैन योगी के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो कोल ब्लॉक के मुद्दे पर केंद्र सरकार को नोटिस दिए जाने पर कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया है। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि कोल ब्लॉक के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की चिंता को समझा है। केंद्र सरकार जो मनमानी कर रहा था उसके विरोध में हमारी झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में का दरवाजा खटखटाया था। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 1 महीने के अंदर केंद्र सरकार जवाब दाखिल करे, तो हम समझते हैं कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट इस मामले की गंभीरता को समझ रही है और हम जिस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे हमें पूरा न्याय का उम्मीद है और हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं। एक पुरानी कोठी की खरीद मामले में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे और उनकी पत्नी के खिलाफ देवघर नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराया गया है। सांसद और उनकी पत्नी पर पुरानी कोठी की खरीद में सरकारी दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़, जालसाजी का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता विष्णुकांत झा ने पूरे मामले की जांच की मांग की। देवघर के नगर थाना में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे और उनकी पत्नी अनामिका गौतम के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है। यह मामला इसी कोठी की खरीद को लेकर हुई है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे और उनकी पत्नी के खिलाफ देवघर की इसी कोठी की खरीद में सरकारी दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ और जालसाजी का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। देवघर नगर थाना में शिकायतकर्ता विष्णुकांत झा ने यह मामला दर्ज कराया है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे, उनकी पत्नी अनामिका गौतम के विरुद्ध आरोप है कि उन्होंने अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर गलत तरीके से इस कोठी की खरीद की है। खरीद में नगद रूप में मोटी रकम के लेन देन को आधार बनाया गया है और इसकी जाँच की मांग की गई थी। देवघर नगर थाना में यह मामला दर्ज हुआ है और विष्णुकांत जो शिकायत करता है इसकी शिकायत सीएम से भी की है। अब देखना होगा कि पुलिसिया अनुसंधान में इस मामले का क्या होता है। ऋतुराज सिन्हा, न्यूज़ 18 देवघर। उधर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ प्राथमिकी मामले में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सांसद के खिलाफ तमाम कार्रवाई राज्य सरकार के इशारे पर हो रही है। देखिए, राज्य सरकार राजनीतिक विद्वेषता का निकृष्ट प्रमाण दे रहा है। लगातार निशिकांत जी राज्य सरकार के कारगुजारियों को जनता के बीच ले जा रहे थे। उनसे परेशान होकर के राज्य सरकार के इशारे पर इस प्रकार के एफआईआर दर्ज किए जा रहे हैं। ये सीधा और सीधा ये दीवानी मामला है। ये सीधा सीधा इससे कहीं थाना, सीआरपीसी, आईपीसी का कोई मतलब नहीं है। लेकिन राज्य की सरकार है, सत्ता उनके पास है, उसका जितना दुरुपयोग करना कर ले। एक दिन समय आएगा, पाप का घड़ा भरेगा। और झारखंड में एक दिन में सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस मिलने का रिकॉर्ड सोमवार को टूट गया। सोमवार को राज्य में 204 नए पॉजिटिव मिले, जबकि इससे पहले 7 जुलाई को एक ही दिन में 179 पॉजिटिव मिले थे। और इसी के साथ झारखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या है वो अब 3978 तक पहुंच गई है। बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मिलने का यह असर हुआ कि राज्य में कोरोना का ग्रोथ रेट राष्ट्रीय दर से ज्यादा हो गया है।
हालांकि राज्य में 2351 मरीजों ने कोरोना को मात भी दी है। एक्टिव केस की संख्या भी 1594 है, जबकि इलाज के दौरान 33 संक्रमितों की मौत हुई है। इधर हजारीबाग में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में जिला प्रशासन ने एक बार फिर नगर निगम क्षेत्र में कल से एक हफ्ते का लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। यह लॉकडाउन 1 की तरह रहेगा, जिसमें सभी प्रकार की सख्ती बरती जाएगी। हालांकि जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। जिले के उपायुक्त ने वर्चुअल मीडिया के माध्यम से प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी है। एसपी ने आम लोगों से बेवजह घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की। और जमशेदपुर के पूर्वी सिंहभूम में कोरोना की बढ़ती संख्या को देखकर प्रशासन एहतियाती कदम उठा रहा है और प्रशासन के मुताबिक उन प्रतिष्ठानों और बाजारों को बंद किया जा रहा है जहां से कोरोना संक्रमण का खतरा ज्यादा है। इसके अलावा सभी चेक पॉइंट पर बाहर से आने वाले लोगों की पहचान की जा रही है। उन्हें पेड और अनपेड क्वारंटीन सेंटर भेजा जा रहा है। डीसी के मुताबिक एक टीम का गठन किया गया है, जिसके फीडबैक के मुताबिक कार्रवाई करने में प्रशासन जुटा है। आ रहे हैं, वहाँ पर कोरोना के संक्रमण के केसेस बढ़ रहे हैं, तो ये आवश्यकता महसूस की गई है कि बाहर से आने वाले लोगों की कोरोना संक्रमण की विधिवत जांच की जाए। और इसी क्रम में ये निर्णय लिया गया है कि जो विभिन्न हमारे चेक पोस्ट हैं, उन चेक पोस्ट से जो भी व्यक्ति बाहर से आते हैं, उनका आने के पश्चात उनको उनके इच्छानुसार संस्थागत क्वारंटाइन या फिर पेड क्वारंटाइन में रखते हुए सैंपल कलेक्शन किया जाए और सैंपल कलेक्शन के बाद उनका जो रिजल्ट है वो आने के पश्चात उनके संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जाए। तो झारखंड में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या और अब गंभीर मरीजों के रिम्स में संख्या बढ़ने के साथ रिम्स दवाओं की खोज में जुट गया है। रिम्स में डॉक्टरों ने 2 दवा डॉक्सीसाइक्लिन और एवरमेक्टिन को कोरोना के लिए प्रयोग के तौर पर देना शुरू कर दिया है। रिम्स के चिकित्सकों ने कहा है कि देश के कई भागों में और बांग्लादेश में इस दवा के अच्छे नतीजे आए हैं, इसलिए इसे प्रयोग के तौर पर रिम्स के कोविड सेंटर में भर्ती मरीजों को दिया जा रहा है। डॉक्टर को उम्मीद है कि इसके झारखंड में बेहतर नतीजे भी मिलेंगे। एक दवा है डॉक्सीसाइक्लिन। ये डॉक्सीसाइक्लिन एंटीबैक्टीरियल भी है, कुछ वायरल इन्फेक्शन में, कुछ एटिपिकल बैक्टीरिया में भी काम करता है। दूसरा है इवरमेक्टिन। बहुत जगह इवरमेक्टिन का यूज हुआ है शुरू से ही कोरोना वायरस के अगेंस्ट में, और इसका भी वेरिएबल रिजल्ट्स मिला है। अच्छा रिजल्ट आना चाहिए, और लेकिन इतना तो निश्चित है इससे शरीर पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। जी, इस पर रिसर्च हुआ था मेलबॉर्न में, ऑस्ट्रेलिया के मेलबॉर्न में 2 अस्पतालों में हुआ था, और इसमें ये पाया गया था कि जब वो लोग लैब में ये टेस्ट किए हैं और उसमें ये पाए हैं कि 5000 गुना वो वायरस का लोड को कम कर देता है। ये दवा सेफ़ है, और चूंकि पहले से ही विभिन्न बीमारियों के लिए, विभिन्न तरह के इन्फेक्शंस के लिए चल रहा है और इसे पाया गया था, तो एक ट्रायल के रूप में हमारे मरीजों को भी ये देना शुरू किया गया कि ये दवा पहले से चल रही है दूसरे बीमारियों के लिए, तो कोरोना के लिए भी इसे एक कोशिश किया जा रहा है। तो झारखंड में पूरी सतर्कता बढ़ा दी गई है और इसी को लेकर आज पूर्वी सिंहभूम में नए ट्रैफिक निगम को भी लागू किया गया है। नया नियम क्या है? नया नियम के मुताबिक जो मोटरसाइकिल पर एक ही व्यक्ति बैठ सकता है, जबकि ऑटो और कार में ड्राइवर को छोड़कर 2 व्यक्तियों के बैठने को इजाजत दी गई है। शहर के कई चौक चौराहों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें नियम उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की गई। रांची के नामकुम में आज स्थानीय लोगों ने बंगाल से ट्रैफिकिंग कर लाए गए 8 नाबालिग बच्चों के साथ एक शख्स को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि बंगाल के झालदा से लाए गए इन बच्चों को कोकर इलाके में एक होटल में काम के लिए लाया गया था। सूचना पाकर मौके पर नामकुम पुलिस ने कार्रवाई की और सभी बच्चों और आरोपी को कोविड-19 जांच के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां से बच्चों को सीडब्ल्यूसी को सौंप दिया गया। सब बंगाल के रहने वाले हैं, वहाँ से यहाँ पे रांची क्षेत्र में कहीं काम करने के लिए जा रहा था, जिसको नामकुम पुलिस को जानकारी मिली तो फिर पकड़ करके उसको थाना में ला करके लाया गया। नामकुम में पकड़ा, जाके थाना लेके गए सर, थाना से यहाँ आए, बस अभी ब्लड चेक होगा,
रांची कोकर में। और खबर बोकारो से है, जहां अपराधियों पर नजर रखने के लिए लगाए गए अधिकांश सीसीटीवी खराब हो गए। कैमरों के खराब होने का सीधा फायदा अपराधियों को मिल रहा है। जिले के चार चंदन क्यारी, जोरेडी, पेटरवार में कैमरे खराब होने से शहर की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं एसपी की माने तो उन्हें सीसीटीवी के खराब होने की जानकारी नहीं है। उन्होंने जल्द ही पूरे मामले की जांच कर सीसीटीवी को दुरुस्त करवाने का आश्वासन दिया है। और गोड्डा में पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। विस्फोटक महगामा थाना क्षेत्र के मोहनपुर के देर रात जब्त किया गया। विस्फोटकों में 2061 पीस जिलेटिन, 250 पीस डेटोनेटर शामिल है। पुलिस ने विस्फोटकों को एक ट्रक से जब्त किया है। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा स्थित क्वारंटीन सेंटर में लोगों ने जमकर हंगामा किया। सेंटर में रह रहे लोग खराब खाना दिए जाने से नाराज थे। यहां एक कमरे में 17 लोगों को रखा गया है। वहीं उन्हें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए नहीं दी जा रही। लोगों का एक आरोप यह भी है कि यहां दिए जा रहे खाने से बदबू आती है। सेंटर में मौजूद सैकड़ों लोगों ने प्रशासन से अपना विरोध दर्ज कराया और इसके बाद में सिटी एसपी के पहुंचने पर लोग शांत हुए। सिटी एसपी ने शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए खाना बनाने वाले ठेकेदार को सेंटर से बाहर का रास्ता दिखाया है। चाईबासा के बरखेला में कोल्हान वन प्रमंडल के 12 भवनों को नक्सलियों ने विस्फोट कर उड़ा दिया था और इस घटना के 48 घंटे बाद आज पुलिस इलाके में तलाशी अभियान चला रही है और इस दौरान भवनों की तलाशी में कई सिलेंडर बरामद किए गए हैं, जिनका उपयोग केन बम लगाने में किया गया था। पुलिस के साथ बम निरोधक दस्ता मौजूद है और इसके साथ ही कोल्हान और सारंडा के सीमावर्ती इलाकों में पुलिस, सीआरपीएफ, कोबरा और जगुआर की कई टुकड़ियां सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। कोल्हान सारंडा की पहाड़ियों में माओवादी के कई बड़े नेता के होने की सूचना है। उनकी घेरेबंदी के लिए अभियान की शुरुआत की गई है। पश्चिमी सिंहभूम में लगातार 2 दिन से हो रही नक्सली वारदात के बाद पूर्वी सिंहभूम प्रशासन भी सतर्क है। पूरे जिले में अलर्ट घोषित कर नक्सल प्रभावित गांवों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है और इसके अलावा जिले के सीमावर्ती इलाके में नक्सली मूवमेंट पर विशेष नजर रखी जा रही है। नक्सली फिर कोई वारदात को अंजाम न दे सकें, इसके लिए खुफिया विभाग विशेष निगरानी रख रहा है। हम लोग जो है अपने रेंज में चाईबासा में जो घटना हुई है उसी को लेके हम लोग काफ़ी सतर्क है, क्योंकि नक्सली यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं। और इस घटना के उपरांत जो भी हम लोगों को पोस्ट है, सेंसिटिव पोस्ट है, उसको अलर्ट किया गया है। उसके अलावा हम लोगों को रेगुलर ऑपरेशन भी चलती है एरिया डोमिनेशन का। इसके अलावा जो भी इनपुट हम लोग को स्पेसिफिक मिलता है उस पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और 2 दिन और पाकुड़ के पीरल पेपुर गांव का सड़क जो है, गांव की सड़क वो बदहाल है। हालात ये हैं कि बरसात में कच्ची सड़क पर चलना लोगों के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। झारखंड अलग हुए 20 साल होने को है, लेकिन इस गांव के लोगों को एक सड़क नसीब नहीं हो पाई। 500 से अधिक आबादी वाले इस गांव के लोगों को मरीज को अगर अस्पताल पहुंचाना है तो खटिया का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे में ग्रामीण प्रशासन से लगातार इस सड़क को दुरुस्त कराने की मांग कर रहे हैं। हम इस वक्त खड़े हैं पिरलीपुर गांव में और यहाँ का जो रोड है, पिरलीपुर गांव जाने का रोड है, वो काफी दयनीय स्थिति में है, काफी गड्ढा है। हम आपको नज़ारा दिखाना चाहेंगे कि इतना गड्ढा है कि यहाँ पर लोग ना ठीक से आ जा सकते हैं और ना ही अपने सामानों को घर तक ला सकते हैं। यहाँ तक कि विद्यालय का चावल आता है तो उसे भी बाहर ही रख दिया जाता है। यह पाकुड़ राजग्राम मेन रोड है और मेन रोड के बाद यह 2 किलोमीटर पथ है जिस पे लोगों को चलना काफी मुश्किल हो जाता है। क्या कुछ परेशानी होती है? यहाँ पर एक युवा है, हम उनसे जानते हैं क्या परेशानी होती है इस रोड में आने जाने में? होता है जो हम लोग को आने जाने में जो गाड़ी उड़ी लाते हैं, कोई गिट्टी उट्टी, उससे दिक्कत होता है। मरीज लोग कैसे आते जाते हैं? मरीज लोग कैसे जाते हैं, देखते हैं आप रास्ता कैसे है, कैसे ले जाते हैं? कैसे ले जाते हैं, इधर से गिरा देते हैं, इधर से ले जाते हैं, यानी काफी परेशानी होती है। चलिए, तो ये बताएं कि जो मरीज है उनको भी टांग करके यहाँ से ले जाना पड़ता है। ग्रामीण डिमांड कर रहे हैं कि पिरलीपुर गांव आने वाली 2 किलोमीटर सड़क को जल्द बनाया जाए ताकि लोगों को यहाँ बुनियादी सुविधा का जो सड़क है वह उनको मिल सके। कुंदन कुमार, न्यूज़ 18, पाकुड़। और खबर गोड्डा से है, जहां सदर प्रखंड के बूढ़ीकुरा पंचायत के दामा में 1 साल पहले बना नया स्वास्थ्य भवन बेकार पड़ा हुआ। हालात ये है कि नए भवन के बावजूद स्वास्थ्य कर्मी जर्जर और पुराने भवन में काम करने को मजबूर हैं। स्वास्थ्य कर्मियों के मुताबिक पुराने भवन में बरसात के दिन में काफी परेशानी होती है और ऐसे में जल्द से जल्द इसे शिफ्ट किए जाने की जरूरत है। पूरे मामले में जिला परिषद उपाध्यक्ष ने सिविल सर्जन पर लापरवाही का आरोप लगाया है।
क्योंकि नया बिल्डिंग सुविधा के साथ बना है, वहाँ बैठने की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, बाथरूम है, बिजली की व्यवस्था है, सारी व्यवस्था के साथ वहाँ नया बिल्डिंग बना है। जबकि यहाँ जर्जर अवस्था में ये बिल्डिंग है, यहाँ पे गंदगी है, बहुत दिन पुराना, कभी भी छत ढह सकती है, भय बना हुआ रहता है, फिर भी यहीं पे चल रहा है। ठेकेदार देता है तो उसमें क्यों नहीं सब कुछ शिफ्ट किया जाता है, क्यों नहीं वहाँ चालू किया जाता है? क्योंकि वहाँ तो बड़ी बिल्डिंग है, वहाँ तो और सुविधा मिलेगी, लोग ज्यादा जाएंगे, ज्यादा सुविधा मिलेगी, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ के क्या कहता है उपायुक्त महोदया की लापरवाही है, नहीं तो वहाँ स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है, मैं तो यही कहूँ सिविल सर्जन की लापरवाही है, वो लोग एक्टिव नहीं है। और खबर है हजारीबाग से, जहां किसानों को धान की खेती की उन्नत तकनीक का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 6 चरणों में संपन्न होने वाले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में किसानों को श्री विधि तकनीक से बिचड़ा लगाने से लेकर धान की बुआई और फसल की कटाई तक तकनीक सिखाई जाएगी। किसानों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का जायजा लिया हमारे सहयोगी राकेश कुमार ने। बच्चों की पाठशाला आप कई बार देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको किसानों की पाठशाला से रूबरू कराते हैं। यह है हजारीबाग के बेंदी गांव, और जहां पर कि आप देख सकते हैं कि किसान यहां पे अपने धान का बिचड़ा का रोपाई कर रहे हैं। और यहां पे ये सिर्फ रोपाई नहीं हो रहा है, बल्कि इनका ये पाठशाला चल रहा है, बच्चे यहाँ किसानों का क्लास चल रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे किसान उन्नत खेती कर सकें, इसको लेकर आत्मा ने बड़ी सहयोग दिया है इन लोगों को, और उन्होंने नई तकनीक इस बेंदी गांव में लाने का प्रयास किया है। आत्मा के निदेशक हमारे साथ है और हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ खास है इसमें। सर ये देखिए, ये नई तकनीक को हम किसानों के बीच में इनको सिखाने के लिए ये पाठशाला यहाँ पर चला रहे हैं। ये पूरा सीजन बेस्ड पाठशाला होगा। धान का जो खेती का अवधि होता है उतना ड्यूरेशन ये पाठशाला चलेगा। इसमें हम लोगों ने बिचड़ा बीज उपचार से लेकर के इसका कटाई तक, और फिर कटाई उपरांत उसका उपज में कितना डिफरेंस हुआ बगल वाले खेतों से, वहाँ तक इन लोगों को दिखलाते हैं, ताकि वो हर एक चीज़ ये सीख सकें और इसका अंतर देख सकें कि किस प्रकार से श्री विधि से अगर हम खेती करते हैं तो किस प्रकार हमारा उत्पादन और उत्पादकता बढ़ता है। लेकिन किसान इस पाठशाला से कितना संतुष्ट है, ये भी हम किसानों से जानने का प्रयास करेंगे। बताएं कितना फायदा होने वाला है आने वाला समय में? बहुत फायदा होने वाला है सर, बहुत फायदा। क्योंकि पहला नंबर तो हम लोग पहले बहुत बीज लगाते थे, अब कम बीज लगाना पड़ रहा है। पहले मजदूरी ज़्यादा लगना पड़ता था, अब मजदूरी भी कम हो गया, तो फायदा ही फायदा है। निश्चित रूप से उम्मीद है किसानों को इस बार की नए तकनीक से नए फसल को उत्पादन कर रहे हैं और आय में भी दुगना होगा। जो प्रधानमंत्री ने इस बार किसानों की आय दुगनी करने का संकल्प लिया है, उसको यहाँ पर किसान अब अपने खेतों पर उतार रहे हैं। बहरहाल ये जब फसल होंगे और उसके बाद तब पता लग पाएगा कि किसानों को कितना लाभ दे पाया है। और सीबीएसई बोर्ड 12वीं की परीक्षा में सरायकेला के कमरिया के रहने वाले हार्दिक अग्रवाल ने इतिहास रच दिया है। हार्दिक ने कॉमर्स में 98.4% अंक लाकर पूरे राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया है। जमशेदपुर डीएवी स्कूल विष्णुपुर के छात्र हार्दिक नाथूलाल अग्रवाल के बेटे हैं, जो राशन की दुकान चलाकर अपने परिवार के 5 सदस्यों का भरण पोषण करते हैं। सीबीएसई में सफलता के बाद हार्दिक के माता पिता को अपने बेटे पर काफ़ी गर्व है और वे अपने बेटे को IAS या CA बनाने की चाह रखते हैं। जब मिले तो मम्मी पापा तो बहुत खुश थे ही, और उनके साथ साथ टीचर्स भी बहुत खुश थे। और सच बात है कि जितना मम्मी पापा गर्व है उतना ही टीचर्स भी गर्व है, क्योंकि उन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। मतलब खाली केवल पढ़ाई पे ध्यान देता है। मतलब जैसे हम लोग कुछ काम के लिए बोलेंगे तो नहीं, पापा हमको छोड़ दीजिए, हमको पढ़ाई करना है, हमको दुकान से मत बोलिए, हमको खाने के लिए, हमको पढ़ाई पे ध्यान देना। मैं तो ज़्यादा था इसको कि कुछ सरकारी जो पदाधिकारी सब रहते हैं, जैसे IAS IPS जैसे, लेकिन इसका इच्छा CA करने का, तो हम इसको छोड़ दिया। और आगे देखिए गांव शहर 100 खबर।